तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 18। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अभी तक हम समतल के बारे में पढ़ रहे थे पिछले भाग तक। चलिए इसमें देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 18 और साथ में पढ़ेंगे 11.6.4 पर दिए गए समतल के समीकरण का अंत अतः खंड रूप, जिसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कहते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या होती है? एक मैंने मान लो एक कोई भी समतल मान लिया, तो उसकी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष मान लो, इससे दूरी को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। कि मतलब एक्स एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, वाई अक्ष को कहाँ पे काट रहा है और जेड अक्ष को कहाँ पे काट रहा है। इन्हीं को काट मतलब जहाँ 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 पे वो काट रहा होगा, इन्हीं को हम इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, इनको मैं ऐसे समझाता हूँ। या देख लीजिए, मेरे पास यह एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष है। मान लो यहाँ पर मैंने एक समतल ले लिया और यह एक्स अक्ष को काट रहा है 3 पर, वाई को काट रहा है 4 पर और जेड को काट रहा है 5 पर। तो इसके इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे? 3, 4 और 5। यहाँ से आपको इंटरसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। जहां पर भी हमारा समतल एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को काटेगा, उन्हीं को हम समतल बोलते हैं। उन्हीं को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब खंड बोलते हैं, अतः खंड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 18 को देखेंगे। ठीक है, तो अभी पिछले भाग में हमने उदाहरण नंबर मतलब 18 को मैंने बताया था हम करेंगे। तो कुछ बच्चों को मैंने बोला भी, मतलब कुछ बच्चों ने शायद किया भी होगा। जिन्होंने किया है और जिनका आंसर आ गया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं आया है या फिर जिनको करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इस भाग में कर लेंगे। लेकिन आपको बस एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि इस भाग में जब मैं करा देता हूँ, मतलब किसी भी भाग में मैं कोई भी उदाहरण कराता हूँ, तो मेरे उदाहरण को देखने के बाद वीडियो को रोकिएगा, केवल क्वेश्चन को देखिएगा और एक बार उदाहरण खुद से करके जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे फायदा पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे ही कुछ मान लो, मैं आर यहाँ पे दिए गए हैं 2, 5 और -3। इसी को बदल के मान लो परीक्षा में कुछ और आर का मान देता है, एक्स एक्स का मान देता है और टी का मान देता है, लेकिन क्वेश्चन हमारा पूरा सेम का सेम रहता है। तो आपको उसकी विधियां पता होंगी कि हम करते कैसे कैसे हैं। तो आप वहां से सीधे सीधे उसे कर जाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम पहले इसी को देखते हैं। तो बिंदुओं आर जो कि हमें दी गई है 2, 5 और -3, एस जो कि दी गई है -2, -3 और 5, और टी जो कि हमें दी गई है 5, 3 और -3। ठीक है, तो आर, एस और टी हमें दी गई है। से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले भाग में ही हमने पढ़ा है कि तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल सदिश को हम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी है कि एस का रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया है? ग्रेड 12 के जो भी चैप्टर बने उसके 11.6.3 से। और इसे हम स्टडीड इन प्रीवियस प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस प्रेजेंटेशन कहते नहीं है, वो है प्रीवियस प्रेजेंटेशन का मतलब है जो भी हमने अभी पिछला भाग पढ़ा है उसमें हम यहाँ पढ़ के आए हैं कि हम मैंने आर, एस और टी का मतलब तीन बिंदुओं से जाने वाले हम समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम वो यहाँ पर निकालेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले जरूरत किसकी चीज की है? पहले पहले हम ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश निकालेंगे, जो कि आर, एस और टी के स्थिति सदिश होते हैं। तो ए सदिश क्या हो जाएगा? ए सदिश हो जाएगा, यहाँ से देखिए सीधा सीधा आ जाएगा 2, 5 और -3। 2 आई कैप, 5 जे कैप और -3 के कैप। फिर इसका आ जाएगा जो कि है -2 आई कैप, -3 जे कैप और 5 के कैप। ठीक है, इसी तरह टी का आ जाएगा जो कि है 5 आई कैप, 3 जे कैप और -3 के कैप। तो यहाँ से मैंने आर, एस और टी जिनके मैंने ए, बी और सी स्थिति सदिश माने हैं, वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तब ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण निम्नलिखित है। तो यहाँ से हमने समतल के सदिश समीकरण मैंने बता दिया कि स्टडीज इन प्रीवियस प्रेजेंटेशन, जो कि हमने अभी पिछले भाग में पढ़ के आए हैं। तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि यह कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ से आर सदिश कोई भी सदिश हो सकती है। ए सदिश मुझे दी गई है, और आर एस और आर एस और आर टी क्या हो जाएगी? पहले एस सदिश में से मैं आर घटा दूंगा, फिर टी सदिश में से आर घटा दूंगा, तो यहाँ से मुझे आर एस और आर टी मिल जाएगी। अब एस सदिश क्या है? एस सदिश मुझे दी गई है बी सदिश, और आर सदिश क्या है? ए सदिश। तो यहाँ से बी सदिश में से ए सदिश घटा दूंगा तो यह आर एस बन जाएगा। इसी तरह आर टी टी क्या दी गई है? टी दी गई है हमें एस सी सदिश, और आर दी गई है मुझे ए सदिश।
तो सी सदिश में जैसे सदिश घटा दूंगा तो है आर टी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे आर माइनस ए, और यहाँ से आर एस की जगह पे लिख देंगे हम बी माइनस ए, और आर टी की जगह पे लिख देंगे सी माइनस ए। तो अब इनका हमें पहले निकालना है सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल हमें निकालना है। तो हम ए की जगह पे ए रख देंगे, फिर बी की जगह पे बी रखेंगे, और सी की जगह पे सी रखेंगे। जो भी हमने तीन स्थिति सदिश निकाली है उन तीनों का हम मान यहाँ पे रख देंगे। फिर उसको जीरो के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि आर माइनस ए यह सदिश होती है हमारे समतल पर, और जो आर एस गुणा आर टी यह सदिश होती है हमारे समतल के लंबवत दिशा में। तो जब हम इन दोनों का अदिश गुणनफल निकालते हैं तो वह जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर की जगह मैंने आर रख दिया, ए सदिश की जगह पे रख दिया मैंने ए सदिश का मान, जो कि है 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस का 3 k कैप। ठीक है, यहाँ पे बी माइनस ए सदिश कर देंगे, जो कि आ जाएगा माइनस का 4 i कैप माइनस का 8 j कैप प्लस का 8 k कैप। यहाँ पे बी सदिश में से आप ए सदिश घटाइएगा तो आपको सीधा सीधा है पता चल जाएगा। आप मैं एक करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको मतलब आपने बहुत सारे किए ही होंगे। अभी हम बहुत सारे भागों में करते हुए आ रहे हैं कि दो सदिश को हम कैसे घटाते या फिर जोड़ते हैं। ठीक है, तो आई वाले में से आई को घटाएंगे, माइनस का टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4, अब माइनस का 3 और माइनस का 5 यह हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ से 5 5 और यहाँ पे माइनस क्या है जुड़ जाएगा, 5 और 3 8, यहाँ से 8 के यहीं से आप सीधे सीधे यहाँ पे सी सदिश में से, जो कि हमें नहीं घट सी सदिश में से मुझे घटाना है, इसमें से भी मुझे ए सदिश घटाना है। तो 5 5 में से 2 जाएंगे तो यह बचेगा 3, 3 में से -5 यह बचेगा -का 2, और -3 में से और 3 जुड़ेगा तो है यहाँ पे के का मतलब जीरो होने वाला है, मतलब के सदिश की डायरेक्शन में, के सदिश की दिशा में कोई भी मान नहीं है। ठीक है, अब हम इन दोनों का सदिश गुणनफल निकालेंगे, और उसके साथ हम इसके साथ अदिश गुणनफल कर देंगे, और वह हम जीरो के बराबर रखने वाले हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको करने की मतलब यहाँ पे किया नहीं गया है, लेकिन आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें निकालना था केवल समतल का सदिश समीकरण निकालना था, जो कि हम अभी तक निकाल चुके हैं। अगर आपको इससे आगे करना है तो आपको क्या करना है, मान लो आप आर को मान लेते XI कैप प्लस Y j कैप और Z K कैप। ठीक है, और यहाँ से आई और जे और के वालों को आपको अलग रखना है, और इनका गुणनफल भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि I J K, और तीनों को आप यहाँ पर रखिएगा, तीनों को आप यहाँ पर रखिएगा, और इसका गुणनफल भी आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर इसके साथ भी हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब आई का आई के साथ गुणा करेंगे, जे के साथ गुणा करेंगे, और के साथ गुणा करेंगे। तो यार भाई जीरो के बराबर हो जाएगा, यहीं से मुझे अपनी समतल का सदिश समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर समतल का हमें सदिश गुणन समीकरण ही निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। अगर हमें कार्तीय समीकरण निकालना होता तो हम वैसा करते। ठीक है, तो अगर कार्तीय समीकरण निकालने के लिए आए तो कैसा करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या दिया गया है, समतल के समीकरण का अतः खंड रूप, जिसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, अब हमें वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे निकालेंगे। तो इस अनुच्छेद में हम समतल के समीकरण को उसके द्वारा निर्देशक कटे अंत खंड के रूप में ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये एक समतल दिया गया है। ठीक है, तो इस यह बिंदु क्या हो जाएगी, इस बिंदु पे आप देख सकते हैं जेड अक्ष पे क्या हुआ है, एक्स और वाई दोनों का मान जीरो होता है, और जेड का मान यहाँ पे कुछ होगा, तो जेड का मान मैंने सी मान लिया। इसी तरह क्यू वाई एक्स पे है, तो इसे आप ए और जेड का मान जीरो होगा, और वाई का मान मैंने बी मान लिया। और यहाँ पर ए का मान एक्स पर ए का मान ए होगा, एक्स का मान, और बाकी दो अक्षों का मान जीरो होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा A 0 0, यह हो जाएगा 0 B 0, यह हो जाएगा 0 0 C। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे। इस अनुच्छेद में यहाँ पर हमने देख लिया, जो कि निकल आएगा AX जोड़ BY जोड़ सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। यहाँ पे डी जीरो के बराबर नहीं है, यह हम समतल के समीकरण में निकाल चुके हैं। AX प्लस BY प्लस सी जेड, जो कि डी के बराबर होता है, डी जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो मान लीजिए समतल द्वारा एक्स वाई और जेड अक्षों पर कटे अंत क्रमांक GABC हो गए हैं। तो मैंने बताया था जो भी हम एक्स वाई और जेड पर जो भी अंत खंड क्रमांक होते हैं, जिसे हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, भाई A B और C हमने मान लिए हैं, जो कि 11.16 आकृति में दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि एक्स वाई और जेड पर मैंने A B और C जो भी हमारा जहाँ पर कट रहा है उसको मान लिया है।
ठीक है। तो स्पष्टता, तो स्पष्ट में हम देख सकते हैं कि समतल एक्स वाई और जेड अक्षों के केंद्रमांस बिंदु, क्योंकि बिंदु मैंने निकाल दिए हैं। एक्स पर हो जाएगा ए 0 0, वाई पर हो जाएगा 0 भी 0, और जेड पर हो जाएगा 0 0 सी, यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है। तो एक्स वाई और जेड पर जो भी बिंदु हमें मिल रही हैं वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर से मैं सीधा सीधा आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के लिए इक्वेशन लिखी, फिर वाई अक्ष के लिए लिखी, और फिर जेड अक्ष के लिए। एक अक्ष के लिए मैं क्या रखूंगा, वाई का मान 0, जेड का मान 0। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स जोड़ डी बराबर 0। एक्स का मान मैंने ए रख दिया, तो यह हो जाएगा ए ए प्लस डी बराबर 0। यह हो जाएगा मेरा एक्स अक्ष के लिए। ठीक है। इसी तरह जब हम बाई अक्ष का मान रखेंगे, बाई के लिए एक्स का मान 0, फिर जेड का मान 0। ठीक है। और बाई के मान हम रखेंगे ए, तो क्या हो जाएगा बी। बाई का मान हम बी रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बी बिंदु है। ठीक है। बी बी प्लस डी बराबर 0। यहाँ ऐसे ही जेड का क्या आ जाएगा, जेड का आ जाएगा सी 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 प्लस डी बराबर 0। होते हैं यहाँ से ए बी, और मतलब एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों का मान हमें पता चल गया है। ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, देखिए। देखिए, तो यहाँ पर मैंने तीनों अक्षों का मान निकाल लिया है। यहाँ पे ए ए प्लस डी बराबर 0, बी बी प्लस डी बराबर 0, और सी सी प्लस डी बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ए बी और सी तीनों का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे। मैंने क्या किया, इस डी को इस साइड ले गया, और इस छोटे ए से मैंने भाग दे दिया। इसी तरह मैंने इस डी को इस साइड ले गया और बी से भाग दे दिया। इसी तरह इस डी को फिर से इस साइड ले गया और सी से भाग दे दिया। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों का मान हमें पता चल गया है। जब हमें तीनों का मान पता चल गया है, तो यहाँ से मुझे ए बी और सी तीनों का मान पता चलेगा। तो यहाँ से हम इसके जो भी समीकरण होंगे समतल का वो प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डी डी क्या है हमें, डी देखिए, डी हमारे यहाँ पर है, जो कि हमें समीकरण में पहले दिया गया था। और ए बी सी भी हमें समीकरण में ही दिया गया था। और छोटा ए छोटा बी और छोटा ए सी क्या है, यह है मेरा कि ए जो भी हमें समतल दिया गया है, भाई एक्स अक्ष को कहाँ पे काटता है, भाई ए है। वाई अक्ष को कहाँ पे काटता है, भाई बी होगा। और जेड अक्ष को कहाँ पे काटता है, भाई सी होगा। तो ए बी और सी तीनों का मान हम पता कर चुके हैं, कहीं से हम समतल का मान पता करने वाले हैं। ठीक है। तो यहीं से हम समतल का मान हम निकालेंगे। और जो कि यहाँ से आ जाएगा, और बी। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या माना था, पहले वो देखते हैं जो कि यह था हमारा ए एक्स प्लस का बी 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 बाई प्लस का सी जेड बराबर 0। ठीक है, यह हमारा निकल आया था। यहाँ पर हमने देखा ए का मान हमारा क्या आ रहा है, माइनस का डी बटा ए, एक्स जो कहते हो आ जाएगा। ठीक है। अब बी का मान क्या है, बी का मान मैंने रखा माइनस का डी बटा बी। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, इनके बीच में माइनस आने ही वाला है, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस आने वाला है। और यहाँ पर देखो तो बाई आ जाएगा, और यहाँ से फिर से मैंने माइनस डी बटा माइनस का डी बटा मैंने क्या रखा है यहाँ पे डी जी को, और यहाँ पे रखा सी, और यहाँ पे बाई। और यहाँ पे मैंने डी प्लस में रखा था, वह 0 के बराबर था। यहाँ पे मैं भूल गया हूँ डी लिखना, तो आप यहाँ पे डी प्लस में लिख लीजिएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, डी 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 तीनों में कॉमन है, तो आप पूरे डी को काट सकते हैं। ठीक है। और जब आप इसको डी को उस साइड ले जाएंगे और माइनस कॉमन लेके काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बटा ए जोड़ वाई बटा बी जोड़ जेड बटा सी बराबर 0। तो यहाँ से अपने एक्स वाई और जेड हो जाएंगे मेरे कोई भी बिंदु के मान, और ए बी सी हो जाएंगे जहां पर मेरा प्लेन, जो भी प्लेन को क्या बोलते हैं, समतल। जो भी समतल हमारा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष को जहाँ पर काट रहा है, वह हो जाएगा एक्स वाई, और मतलब ए बी और सी। और तीनों बिंदुओं की मदद से हमने यहाँ पर समतल का समीकरण निकाल लिया है।
जो कि अपना अतः खंड रूप में समतल का अभीष्ट समीकरण है। तो आपको बस यहाँ पे बहुत ही मतलब ये बहुत ही सरल है सबसे, एक्स बटा ए प्लस पाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर ए। ये बहुत ही मतलब सबसे सरल समीकरण है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए पहले अब देखते हैं कि अब हमारा भाग यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 11। हम उदाहरण नंबर 11 पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा समतल के समीकरण का अतः खंड रूप। तो उदाहरण नंबर 11 में मतलब उदाहरण नंबर हमने पढ़ा 18। हाँ, उदाहरण नंबर 18 में हमने क्या पढ़ा था? उदाहरण नंबर 18 में बस हमें 3 बिंदुएं दी गई थी और उसके समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना था। और यहाँ पे मैंने यह भी बताया कि उसके कार्तीय समीकरण को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में बता हमने समतल के समीकरण का अतः खंड रूप, जिसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन या फिर अतः खंड रूप हम कैसे निकालते हैं वो भी हम देख चुके हैं। देखिए, अतः खंड रूप पहले तो अतः खंड क्या होते हैं, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, वह होते हैं ए बी सी, क्योंकि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष को हमारा समतल कहाँ कहाँ पर काट रहा है, भाई ए बी और सी आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपको अतः में लास्ट में इस इक्वेशन को जरूर याद रख लेना है, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी चीज है। आप इसको एक कॉपी में अलग से लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 18। देखिए, अभी हमने जो भी पढ़ा उसका हम अगले भाग में उदाहरण नंबर 19 में, आगे हम उदाहरण नंबर 19 ही पढ़ेंगे आगे। तो आगे जो भी अभी हम पढ़ चुके हैं उसका उदाहरण नंबर 19 में हम प्रयोग करेंगे। तो आपको आज जो भी पढ़ा है वो सभी एक बार और देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पे दिक्कत हो रही हो, और एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और उदाहरण नंबर 19 आपको समझ लीजिए, जो भी मैं अगले में उदाहरण देता हूँ वो आपके लिए होमवर्क होते हैं। तो आप इसकी एक बार उदाहरण नंबर 19 एक बार से खुद से जरूर हल करके देखिएगा। और उदाहरण नंबर 19 आपसे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम अगले आने वाले भाग में करेंगे। और उसके साथ ही हम पढ़ने वाले हैं 11.6.5, तो इसमें दिया गया है दो दिए समतलों के प्रति छेदन से होकर जाने वाला समतल प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। मान लो यह मेरे पास एक प्लेन है और यह दूसरा प्लेन है। तो इन दूसरों दोनों प्लेन को जहां पर काट रहे होंगे, उन दोनों प्लेन के काटने वाली जगह से जो भी इंटरसेक्शन जो कि प्रति छेदन से होकर जाने वाला समतल है उसको हम निकालेंगे। तो ठीक है, जो जो हम चीजें आगे पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वो उदाहरण जो कि मैंने उदाहरण नंबर 19 दिया है वो आपको जो आपके करके एक बार खुद से जो आना है। ठीक है, तो आज का भाग बस यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।